या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी करा दिया था? सर फिर वर्नियर कैलिपर कराया था। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना बता दी थी? मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की फिर रीडिंग बता दें। बता दी थी? ठीक ठीक। तो आज की क्लास में स्टार्ट करोगे तो उसके बाद दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, राइट। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की मेन डायग्राम है। इसके अंदर आपके पास ये जो पोर्शन होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की मदद से आप किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। या आपके पास वो प्लेस है जहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा, दैट इज कॉल्ड रैचेट। ये रैचेट कहलाता है आपके पास। ये थंबल स्केल कहलाता है। ये तुम्हारा स्लेव है। ये तुम्हारी डेटम लाइन कहलाएगी। ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड डेटम लाइन, राइट। ये स्प्रिंटल है या वेल है और उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है उसको यहाँ प्लेस करोगे आप। रैचेट की मदद से आप टाइट करते हो। जब आप टाइट करते चले जाओगे तो जहाँ पे आपके पास ये कम्प्लीटली टाइट हो जाएगा वहाँ पे आप रीडिंग को नोट डाउन करोगे, राइट। तो दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो आपने अपने लैब्स के अंदर देखा होगा ओ लेवल्स के अंदर। ये जब ये इसकी लैब स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, मतलब ओ लेवल्स में आपने देखा होगा ये। तो ये इसकी सिंपल डायग्राम है आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की। डायग्राम बनाने को नहीं आती, एक्चुअली रीडिंग लेनी आपको आनी चाहिए, जैसे कि नीचे डायग्राम से शो है। ये देखें, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट की आप लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल शेप है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की, जो कि आपको नजर आएगा। तो ये जो मेन डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपके पास यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हो। जब आप इसको इस तरफ मूव कर दोगे तो लॉक हो जाएगा, इधर मूव करोगे तो अनलॉक हो जाता है। ये विजुलाइज नहीं हो रहा जैसे इसकी डायग्राम। अगर आप इधर मूव करते हो इसको इस तरफ ऑब्जेक्ट रखने के बाद, अब आप इसको अगर इधर मूव कर दोगे तो टाइट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और इधर मूव करोगे तो ये अनलॉक होता है। इसमें जो मेन स्केल दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तुम्हारा मेन स्केल, मेन स्केल रीडिंग, दूसरी होती है तुम्हारी सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको उठा के ऐड कर देंगे किसके अंदर, मेन स्केल के अंदर, राइट। जैसे इस डायग्राम से पता चल रहा है, इस डायग्राम में आपके पास ये 10 मार्क हुआ था, राइट। ये 10.5 होगा ना, इसमें इतना विजुलाइज नहीं हो रहा, नीचे में डायग्राम लिखा था, राइट। यहाँ पे इतना विजुलाइज नहीं हो रहा क्लियर। ये आपके पास 10 था, ये 10.5, ये 11 हो जाएगा 11.5, ये 12, 12.5, 13, 13.5, 14 और 14.5। नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में 10, ये 11 और 12 के दरमियान जो होगा ये एक्चुअल में 11.5 होगा। इसी तरह 14 था तो 14.5। तो तुम्हारी जो मेन स्केल रीडिंग आएगी इस डायग्राम में, मेन स्केल रीडिंग जो तुम्हारी आएगी वो आएगी 14.5, क्योंकि देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 14 के बाद नीचे वाली लाइन शो हो रही है, तो मतलब बन जाएगा दैट इज 0.5। तो इसका मतलब बन जाएगा 14.5 इज योर मेन स्केल रीडिंग। तो हो जाएगी तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो 14.5 बनेगी। और सर्कुलर स्केल रीडिंग ये होती है, ये लिखा हुआ था 10, 11, 12, ये लिखा हुआ है 15। अब ये कहलाती है डेटम लाइन। ये देखें, ये लाइन जो है वो डेटम लाइन है। ये किससे मैच हो रही है, ये 15 था, 15 के ऊपर होगा 16। उसका मतलब बनेगा जो तुम्हारी सर्कुलर स्केल रीडिंग बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 16। मगर 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो लीस्ट काउंट होता है 0.01, तो ये बन जाएगा 0.16। तो यहाँ पे शो हो रहा है 14.5 इज योर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, एंड 0.16 तुम्हारी आ गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। जब तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो 14.50 में जब 0.16 ऐड होगा तो 14.66 मिलीमीटर इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इसकी रीडिंग लेते थे। तो एक इसमें मेन स्केल होता था, एक इसमें सर्कुलर स्केल होता था।
अब इसको कॉपी कर लो, मेन स्केल रीडिंग में ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो होगी वो एक्चुअल में सर्कुलर स्केल्स को मल्टीप्लाई करते थे लीस्ट काउंट के साथ, और इसका लीस्ट काउंट होता था 0.01 मिलीमीटर में। और फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास ये डायग्राम, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस, इसकी मैं स्नैप खींच के भेज रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है जीरो एरर का। एक्चुअल में जीरो एरर होती क्या है, व्हाट इज जीरो एरर? अगर आप जीरो एरर की बात करते हो तो जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखे बगैर इन दोनों जॉस को क्लोज करते हैं, राइट। जब इसमें अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दूं और इसको मैं यहाँ से रैकेट से मूव करता चला जाऊँ, जब मैं रैकेट से मूव करते जाऊँगा तो ये एंड जो होगा वो इस एंड से जाके ज्वाइन हो जाएगा विदाउट प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट। जब आप दोनों जॉस को ज्वाइन करोगे तो आपके पास जीरो एरर का पता चलता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है जीरो एरर का। अगर आपके पास ये कहलाती है तुम्हारी डेटम लाइन, ये तुम्हारी डेटम लाइन है, अगर डेटम लाइन मैच कर जाती है सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ, ये देखें, उसका मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो जीरो एरर, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। यानी कि ये लाइन जो है, जो ऊपर डायग्राम में शो हो रही थी, यस दिखाता हूँ, ये लाइन, ये जो डेटम लाइन थी, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया और ये जो डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन जाके मैच कर जाए सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ, उसका मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो जीरो एरर। देखिए इस डायग्राम में शो हो रहा है, यस ये देखिए, ये देखें, ये डेटम लाइन थी सर, ये मेन स्केल का जीरो, यहाँ पे मेन, यहाँ पे लिखा होगा जीरो, ये मेन स्केल का जीरो था। अगर मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कर जाता है तो देयर इज नो जीरो एरर। तो जीरो की डेफिनेशन क्या होती है, जीरो एरर मार्क ऑन थंबल स्केल कॉन्साइड विद द डेटम लाइन ऑन द मेन स्केल एंड द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज जीरो। अगर मेन स्केल की रीडिंग जीरो हो और उसकी डेटम लाइन मैच कर जाए सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, राइट। तो जीरो एरर की मैं प्रैक्टिस करा दूँ अभी, पहले विदाउट जीरो एरर कुछ प्रैक्टिस कर ले, जस्ट लाइक दिस। अब ये एक एग्जांपल है, अभी मैं जीरो को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये है जीरो, ये कितना होगा 0.5, ये कितना होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1.5, ये होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 0.5। इसका मतलब बनेगा तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग जो आई वो आई 2.5। दिस इज, ये देखें 0 1 2 और 2 के बाद वाली लाइन नीचे आ रही है तो 2.5, अगर ऊपर आती तो 3 हो जाता। उसका मतलब होगा ये इस तरह से मूव करती है, ये अगर 0 है तो ये 0.5 होगा, ये 1 होगा ये 1.5, ये 2 होगा और ये 2.5, तो ये 1 होगा ये 2 होगा और ये होगा 2.5, ये होगा 1.5 और ये होगा 0.5। तो 1 और 0 के दरम्यान में जो नीचे लाइन होगी वो 0.5 की होगी, 1 और 2 के दरम्यान जो लाइन होगी वो 1.5 की होगी, 2 और 3 के दरम्यान जो लाइन होगी वो 2.5 की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ और से, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये देखें, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1, 1.5, 2, 2.5। तो तुम्हारी मेन स्केल की जो रीडिंग आ गई वो आ गई 2.5।
अब हम बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की। सर्कुलर स्केल की रीडिंग की क्या बात करेंगे, ये था 30, ये है 35, ये है 40। डेटरमाइन किससे मैच हो रही है, अगर ये 35 था तो ये होगा 36, ये होगा 37, ये होगा 38, उसका मतलब होगा 38 आ गया सर्कुलर स्केल का। ये 39 हो गया 40, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई 38। मगर जब आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे 0.01 के साथ तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 0.38। तो आपके पास टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, टोटल रीडिंग निकालने का मेथड था मेन स्केल रीडिंग में आप ऐड कर देते थे सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल तुम्हारे पास आया था 2.5 और सर्कुलर स्केल आ गया 0.38। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 2.50 में जब ऐड होगा 0.38 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.88 मिलीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आई? ये इसके साथ इसकी पूरी डायग्राम है। इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको मैं रब कर देता हूँ। जब मैं इसको रब कर दूंगा तो ये चीज़ कुछ ऐसे आ जाएगी। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इसकी ये वर्किंग जो है ना, तस्वीर खींच लें आप और उसके बाद ये वर्किंग जो अपनी कॉपी में लिखें, राइट। क्योंकि जो चीज़ बच्चा हाथ से लिखता है वो उसके दिमाग में रहती है, अगर सिर्फ तस्वीर खींच खींच के समझ में आएगा तो ये सही नहीं है। तो पहले आप जो है ना क्या करो, डायग्राम की तस्वीर खींच लो और उसके बाद वर्किंग खुद करो। मेन स्केल रीडिंग में नोट डाउन करोगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट डाउन करोगे, पीस काउंट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारी टोटल रीडिंग आ जाएगी। ये जस्ट लाइक दिस, इसको तो मैं तस्वीर खींच के भेज रहा हूँ। अब 11 क्वेश्चन सामने खुद करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कितना समझ में आए। अभी मैं जीरो एरर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जीरो एरर मैंने अज्यूम किया नहीं है, जीरो वाला पोर्शन इसके बाद आएगा। तो मैंने समझा दिया था उस वक्त, वैसे मैं फिर से बताऊँगा उसको। वो जीरो एरर ये आपके पास जाएगा अपने पेपर में, इस तरह की डायग्राम प्रिंट हुई आएगी। पूरा मेन वर्नेस माइक्रोमीटर स्क्रू वॉच बना हुआ नहीं आएगा, सिर्फ थंबल स्केल बना हुआ आएगा और सर्कुलर स्केल बना हुआ आएगा। अब इस डायग्राम को सॉल्व करो, रीडिंग मुझे व्हाट्सअप करो या बता दो लिख कर, व्हाट इज योर फाइनल आंसर। जूम के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ सवाल को करने के लिए। कैसे करेंगे सोचें और फिर करें। आगे आंसर मैसेज तो क्या किसी ने मुझे, एक सेकंड ऑल्टर है। क्लास साहब ने मैं आंसर दिया है 7.74। चले क्लास साहब चेक करते हैं किसी और का भी आंसर आ रहा है। ये आंसर 7.74 पुट कर रहे हैं क्लास साहब। 7 पहला आंसर आया 7.74, 7.74 क्या आंसर कोड किया आपने। अच्छा दूसरा किसी ने किया है आंसर कोड
उमर उमर का भी आंसर 7.74 आ रहा है। ठीक, दो आंसर 7.74 आ गया। शहाम बिन यासिर, क्या आंसर आएगा? मुकद्दस, क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे? टाइम दे रहा हूँ मैं, बाकी भी तो करें, जिनको आ गया वो थोड़ा वेट करें। 7.74। अब देखिए, चेक करते हैं कि आंसर सही भी है गलत है। राइट, ये आपके पास था 0, ये 0.5, 1, 1.5, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 7, और 7 के बाद ये आपको लाइन नज़र आ रही है। तुम्हारा मेन स्केल जो बनेगा वो बनेगा 7.5। अब सर्कुलर स्केल की बात करते हैं। सर्कुलर स्केल के ऊपर ये था 20, 21, 22, 23, 24, जो मैच हो रहा है वो 24 मैच हो रहा है। इसका मतलब बनेगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो निकलेगी वो निकलेगी 24 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट 0.01। तो सर्कुलर स्केल की टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.24। तो मेन स्केल की रीडिंग में तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग आई थी 7.5, पुष्टि है, इसके बाद तो 0 लगा सकते हैं और नीचे लिखेंगे 0.24, इधर आ जाएगा 0.24। सर्कुलर स्केल की अगर वो मेन स्केल की, तो 0 + 4 = 4, 5 + 2 = 7, डेसिमल आएगा, और फिर 7 + 0 = 7। वेरी गुड, सही था आंसर, बिल्कुल सही था आंसर। तो 7.74 इज द फाइनल आंसर। अब एग्जामिनर ने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। जीरो एरर के साथ। अब जीरो एरर की दो टाइप्स होती थी, एक होती थी पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती थी नेगेटिव जीरो एरर। राइट, एक होती थी पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती थी आपके पास नेगेटिव जीरो एरर। अब इस सवाल को करने से पहले आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं, विदाउट जीरो एरर कैसे रीडिंग आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे रीडिंग आएगी और नेगेटिव जीरो एरर कैसे रीडिंग आएगी। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, जीरो एरर मौजूद है, तो याद रखें आपकी टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे आप, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। टोटल रीडिंग जो होगी वो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट हो, क्या होगी? मैंने कहा था जीरो एरर की दो टाइप्स होती है। जीरो एरर की दो टाइप्स होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, ऑब्जर्व रीडिंग में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी जीरो एरर, आइदर इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो फिर क्या होगा, माइनस प्लस जीरो एरर, उसका मतलब हो जाएगा रीडिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर आपके पास जीरो एरर पॉजिटिव होती है तो ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जीरो एरर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी ऑब्जर्व रीडिंग में से। लेकिन अगर जीरो एरर माइनस में होती तो टोटल रीडिंग कैसे निकालते, आप लिखते ऑब्जर्व रीडिंग माइनस माइनस जीरो एरर।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर ऐड होगी अगर आपके टोटल रीडिंग निकालने के लिए जाओगे। ये बात और अच्छी तरीके से जब समझ में आएगी आपको, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जो नीचे वाले एग्जाम्पल्स में गिवन है, राइट। नीचे वाले एग्जाम्पल्स में जो चीज़ें गिवन है वो यही गिवन है। अब देखें, पहले एग्जाम्पल कराता हूँ विदाउट जीरो एरर, फिर एक एग्जाम्पल कराऊंगा प्लस जीरो एरर के साथ, फिर एक एग्जाम्पल कराऊंगा माइनस जीरो एरर के साथ। जैसे आपके पास ये मैं पहले एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इस पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको ये गिवन है। अब आपने चेक करना है कि स्टूडेंट में जीरो एरर है या नहीं है। उसका मतलब होगा अगर आपका डेटम लाइन जो है वो किससे मैच हो रही है, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ये देखिए डेटम लाइन ये रेड से मार्क हुआ है, जीरो इज मैच विद द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। The zero of circular scale is coincide with the zero of main scale, so instrument has no zero error. लिख लो definition। No zero error की definition क्या होती है? If the zero of circular scale, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। पता कैसे चलेगा नो जीरो एरर? उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्डिंग करनी पड़ेगी। वर्डिंग क्या होगी आपके पास, नो जीरो एरर। अगर नो जीरो एरर की बात करना चाहते हो तो उसकी वर्डिंग क्या होगी, इफ द जीरो ऑफ the zero of circular scale coincide coincide with the zero of main scale, so instrument has no zero error। ये डेफिनेशन है जीरो एरर की। नो जीरो कब होगा, इफ द जीरो ऑफ, ये देखें, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज coincide with the zero of main scale, so instrument has no zero error। इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें कोई जीरो एरर नहीं होगी। अब अगर इसमें कोई जीरो एरर नहीं है तो आपकी जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही तुम्हारी फाइनल आंसर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये नंबर क्या था, जीरो, ये था 0.5, ये था 1, ये था 1.5, ये था 2। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 2.0। अब इस डेटम लाइन के साथ कौन सा नंबर मैच हो रहा था, ये 20 था और ये 25 है, 25 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो जब 25 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट 0.01, तो आंसर बन जाएगा 0.25। तो 0.25 तुम्हारी क्या आ गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई, और मेन स्केल की रीडिंग थी 2.0। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.0 प्लस 0.25 का आंसर आ जाएगा 2.25 मिलीमीटर। और इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि कोई एरर नहीं थी तो जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही एक्चुअल रीडिंग बन जाएगी। तो 2.25 इज योर एक्चुअल रीडिंग। क्या ये बात समझ में आई? इसमें से बाकी सारी चीज़ें जो मैं आप कर देता हूँ। ये चीज़ें आपने वो लेवल में पढ़ी थी, अब वो गैप इतना आ गया है कि शायद आप लोग भूल गए हो, अलग बात है, मगर ये सारी चीज़ें आपने वो से पढ़ी। ये तो मैंने एग्जाम्पल कराई थी विदाउट जीरो एरर के साथ। अब पॉजिटिव जीरो एरर, अब देखें ये डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन,
क्या डेटा एलिमेंट 0 से मैच हो रही है? नहीं हो रही, 0 यहाँ है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 से मैच हो रही है। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आंसर आ जाएगा 0.07। ये कहलाती है पॉजिटिव जीरो एरर। अब आपको कैसा पता चलेगा कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है? अगर सर्कुलर स्केल का जीरो डेटम लाइन से नीचे आएगा, क्या आएगा? नीचे। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये देखें, ये डेटम लाइन थी और ये आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो था, अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो नो जीरो है, लेकिन ये नीचे चला गया। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई बिलो द डेटम लाइन इट मीन्स वी हैव पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर लाई अबव होता तो वी आर कॉलिंग नेगेटिव जीरो एरर। क्या ये बात समझ में आई? इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई बिलो द डेटम लाइन, डेटम लाइन का मतलब होगा द जीरो ऑफ मेन स्केल। लिखो इसकी डेफिनेशन पॉजिटिव जीरो एरर की। क्या लिखोगे डेफिनेशन आपके पास इसकी? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव जीरो एरर। तो मैं पॉजिटिव जीरो एरर की बात करना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव जीरो एरर की जगह यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर। क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ द जीरो ऑफ circular scale lie below the zero main scale. If the zero of circular scale lie below the zero of main scale, that is called positive zero error। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब था कि आपके पास जीरो जो था वो नीचे था और यहाँ पे 7 मैच हो रहा था, तो आपकी जो एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.07। अब रीडिंग बताओ, रीडिंग ऐसे निकालोगे, ये थी ऑब्जर्व रीडिंग 0.51 1.52, तो मेन स्केल की रीडिंग तो आ गई 2, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी 30 31 32। तो 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ तो 0.01 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.32। 0.32 को ऐड कर दोगे 2.0 के अंदर, तो जब 2.0 में 0.32 ऐड होगा तो 2.35 हो जाएगा, मगर दैट इज ऑब्जर्व रीडिंग। अब मैंने कहा था आपके पास टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो स्केल, जीरो रीडिंग। तो ऑब्जर्व रीडिंग आई तुम्हारी 2.32, माइनस लगाएंगे प्लस जीरो, प्लस की थी 0.07, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2.32 में से 0.07 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 2.25। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी मेरिट पर सॉल्व करेंगे आप। जीरो एरर के लिए हमेशा अलग डायग्राम होगा। दोबारा से बोलूँ? जीरो एरर के लिए हमेशा अलग डायग्राम होगी क्या? यार तुम्हारी आवाज़ बहुत ही हल्की आ रही है, या तो मेरा माइक लाउड स्पीकर सही नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ ही नहीं, तो मुझे लिख के बता दो, जो तुम पूछ रहे हो उसको टाइप कर दो जूम मैसेज के ऊपर। एक सेकेंड। सर जीरो के लिए हमेशा अलग डायग्राम होगी जी, इखलास साहब। जीरो एरर के लिए हमेशा अलग डायग्राम होगी। अगर एग्जाम में एक डायग्राम देगा तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ही नहीं थी। ये एग्जाम में पेपर के अंदर डायग्राम आएगी नहीं,
ये डायग्राम पेपर में कभी नहीं आएगी। अगर सिर्फ ये डायग्राम आएगी तो इसका मतलब था कि इंस्ट्रूमेंट हैज़ एरर फ्री। लेकिन जब ये इस जैसा कोई क्वेश्चन होगा तो दो डायग्राम आएंगी, एक डायग्राम होगी जिसमें एरर होगी और एक डायग्राम होगी जिसमें ऑब्जर्व रीडिंग। उसका मतलब होगा अगर पेपर में सिर्फ एक डायग्राम बनी हुई आती है तो उसका मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो एरर। उसका मतलब होगा डायग्राम पेपर में आएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बनी हुई आएगी। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही टोटल रीडिंग होगी। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट हैज़ एरर तो एग्जाम में आपको दो डायग्राम देगा, एक डायग्राम से एरर का पता चल रहा होगा, दूसरी डायग्राम से रीडिंग का पता चल रहा होगा। तो एरर निकालेंगे, रीडिंग निकालेंगे, अगर पॉजिटिव होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव होगी तब भी सब्ट्रैक्ट। मगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, जो नीचे वाली डायग्राम से पता चल रहा है। ये देखो, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर एरर कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई अबव, अबव है, ये डेटम लाइन थी, और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई अबव। अब जब अबव होगा तो आपने माइनस में चलना होगा। ये देखिए, ये जीरो था और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये जीरो था तो ये बन जाएगा माइनस का वन, क्या बन जाएगा ये, माइनस का वन। ये मैच हो रहा है, दैट इज -2। तो -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो 0.02 बन जाएगा -2, क्या बन जाएगा 0.02। इसका मतलब होगा अगर 10 वर्डिंग क्या करोगे, इफ द नेगेटिव जीरो आएगी, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई अबव from the datum line or the zero of main scale. So we obtain negative zero error. If the zero of लिखो, if the zero of circular scale lie above the datum line or the zero of main scale, so we obtain negative zero error, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। इस डायग्राम में ये तो शो हो रहा है, ये देखें, जीरो से जब नीचे जाएंगे तो माइनस में रीडिंग लेंगे, -1 -2 -3 -1। तो ये हो जाएगा 0.02 -1, इसका हो जाएगा ये -1। तो हमारी रीडिंग जो होगी वो आएगी, जीरो आएगी, -0.02 मिलीमीटर। अब मुझे बताओ रीडिंग क्या आएगी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व रीडिंग थी, मेन स्केल का 2 आ रहा था और सर्कुलर स्केल का 23 मैच हो रहा था। तो 23 को लीस्ट कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.23 प्लस 2, तो 2.23 बन जाएगा तुम्हारा ऑब्जर्व रीडिंग। अब आइए टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग ऐसे निकालेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस माइनस जीरो एरर। तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2.23 में ऐड कर देंगे 0.02, तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा 2.25 मिलीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई। जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। जीरो एरर को कभी भी हम ऐड नहीं करते, जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, हमेशा सब्ट्रैक्ट। ये पूरी डायग्राम जो है ना, मैं मेरे पास व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास इन सब चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ये तो मैंने सारा समझाया है आपको, राइट। जीरो एरर हमेशा प्लस क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी, हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। नेगेटिव जीरो की डेफिनेशन लिख ली थी आपने। नेगेटिव जीरो की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई अबव, एक में बिलो जाएगा एक में अबव जाएगा, लाई अबव
द जीरो ऑफ मेन स्केल। जैसे ही मैंने पॉजिटिव की लिखी थी, ऐसे ही मैं यहाँ पे किसकी लिख सकता हूँ, नेगेटिव की लिख सकता हूँ। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगी, लिख लेता हूँ मैं ताकि मैं एक साथ ही तस्वीर ले लूँ। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगी, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lie above the zero main scale। That is called negative zero error। तो मैं डायग्राम भेज दूँगा उसकी पूरी। अब ये एक डायग्राम है, दो डायग्राम है, इसका मतलब होगा एक एरर की होगी और एक ऑब्जर्व रीडिंग की होगी। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो इसे। बताइए व्हाट इज योर फाइनल आंसर। 1.75, 1.75 और किसी और का 1.75 मिलीमीटर। सही आंसर 1.75, क्योंकि तुम्हारी जो एरर है वो आपके पास है पॉजिटिव और वो है 1 की, क्योंकि ये 0 था और ये 1, तो इसका मतलब होगा प्लस प्लस 0.01। रीडिंग कितनी है, 0.5 1 1.5, तो 1.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग थी 25 के ऊपर एक है 26, 26 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01, तो बन जाएगा 1.5 प्लस 0.26, ये बन जाएगा 1.76। ये तो तुम्हारी आ गई आपके पास रीडिंग। तो जब 1.76 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0.01, आंसर आ जाएगा 1.75, बिल्कुल सही। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे वो इस्तेमाल होंगे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज, उसके बाद स्टॉप वॉच। लैब के अंदर स्टॉप वॉच भी यूज़ करेंगे आप, स्टॉप वॉच। अगर स्टॉप वॉच की बात करना चाहते हैं तो ये आपके पास स्टॉप वॉच है। डेफिनेशन आप सबको पता होगी, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द टाइम। टाइम स्लैब्स में मेजर कर सकते हैं, टाइम इंटरवल सेकंड्स में, राइट।
और एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से मैं टाइम को मेजर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। ये हम लैब में इस्तेमाल करेंगे। पेंडुलम को मूव करा रहे होंगे, स्प्रिंग को मूव कराएंगे, रूलर को मूव कराएंगे, उसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टॉप वॉच। क्या कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? स्टॉप वॉच। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फिर डैश है, फिर 2 0 है, फिर 2 0 सब इसके पे लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास दो टाइप की स्टॉप वॉच है। हमारे सिलेबस में हमने डिस्कस कर लिया डिजिटल स्टॉप वॉच। इसका नाम क्या है आपके पास? ये कहलाती है डिजिटल स्टॉप वॉच। और जो नीचे बनी हुई है ये है मैनुअल स्टॉप वॉच। कौन सी स्टॉप वॉच है ये मैनुअल है। तो एक मैनुअल स्टॉप वॉच है, एक डिजिटल स्टॉप वॉच है। तो जो मैनुअल होगी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टॉप डिजिटल जो है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये देखी होंगे आपने अक्सर। इसमें जो इनर वाली होती है वो आपके पास बता रही होती है मिनट्स को, और बाहर वाली सेकंड्स को बता रही होती है। अब यहाँ पे इसको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ था 0, ये फिर 2 0 लिखे हुए, 2 0 छोटे में लिखे हुए। ये जो 0 है, ये 0 शो करता है मिनट्स। ये जो 2 0 है, ये 2 0 शो करते हैं सेकंड्स को। और जो नीचे के 2 0 छोटे लिखे हुए, ये 2 0 शो करते हैं सेंटी सेकंड। को शो करते हैं सेंटी सेकंड। यानी कि ये 1/100 सेकंड्स तक का टाइम नोट कर सकते हैं। सेंटी का मतलब बताया था 10⁻⁻²। तो याद रखें, दिस इज नॉट मिली सेकेंड, दिस इज सेंटी सेकेंड। तो पहला 0 बताएगा मिनट्स को, दूसरे 2 0 बताएंगे सेकंड्स को, और जो छोटे 2 0 लिखे हैं वो बताएंगे सेंटी सेकेंड को। इसको बताएंगे सेंटी सेकेंड्स को। तो डिजिटल स्टॉप वॉच आपको रीड करना आनी चाहिए। जैसे ये पूरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जो बात मैंने एक्सप्लेन की थी उसको अपने माइंड में रखते हुए क्या तुम इसकी रीडिंग बता सकते हो? ये स्क्रीन पे शो है। पहले जो 2 डिजिट्स हैं वो बताते थे मिनट्स को, बाद के 2 डिजिट्स बताएंगे सेकंड को, और उसके बाद के 2 डिजिट्स बताएंगे सेंटी सेकंड को। तो मुझे रीडिंग लेके बताओ सेकंड्स में। सेकंड में क्या आंसर आएगा? अगर 10 डेसिमल पॉइंट्स 53.23 शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो व्हाट इज द आंसर इन सेकंड? 2 मिनट दे रहा हूँ, यू हैव टू गिव योर आंसर इन सेकंड्स। जो लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स होंगे वो मिनट्स बताएंगे, उसके बाद के 2 सेकंड्स बताएंगे, उसके बाद के 2 सेंटी सेकंड बताएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करो, बताओ। 653.01। उमर, तुम्हारा आंसर सही है। 653.23। 653.23, दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्लास तुमसे गलती हुई है, तुमने लिखा 653.01। 01 थोड़ी आएगा। देखो, मैंने कहा था कि शुरू के 2 डिजिट जो है वो तो बताएंगे, किसकी इंफॉर्मेशन देंगे? मिनट्स की। उसका मतलब बनेगा 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये तो 600 सेकंड्स आ गए। उसके बाद 53 सेकंड्स और लिखा हुआ है, ये बन गए 653 सेकंड्स। और ये लिखा है था सेंटी सेकंड,
तो 23/100 ये बन जाएगा 0.23। जब 0.23 इसमें ऐड हो जाएगा तो 653.23 इज योर फाइनल आंसर। आपने 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, 600 हो गया, प्लस ऐड कर दिया 53.23। सही है, आगे समझ में। तो ये सारी चीजें आपके पास इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने आनी चाहिए लैब्स के अंदर, राइट। उसके बाद वोल्ट मीटर, एमीटर। आज की क्लास में टॉपिक ही पूरा वाइंड अप करता हूँ मैं। ये वोल्ट मीटर था, देखिए ये आपने देखे होंगे अपने स्कूल की लैब्स के अंदर। जब आप इधर कनेक्ट करोगे रीडिंग, तो यहाँ पे ये इस तरह से पैनल पे मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पैनल मूव करता है ऐसे। ये नीडल जो होगी वो आपके पास यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, डिफ्लेक्शन जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन क्या होती थी, अ डिवाइस which is used to measure the voltage and always connected in parallel with load। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर हमेशा लोड के साथ पैरेलल में लगता है। अगर आपका ये एक रेजिस्टर था, जिसे मैं लोड कह रहा हूँ, ये बैटरी है, तो वोल्ट मीटर इसके साथ हमेशा कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। कैसे लगेगा, पैरेलल। जो वोल्ट मीटर है वो उसके साथ हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अटैच विद पैरेलल, राइट। और उसका काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये हम इस्तेमाल करेंगे लैब के अंदर। लैब के अंदर जो इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे हम, राइट। अब इसका नाम होता है मल्टीमीटर। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है मल्टीमीटर। इसको मल्टीमीटर क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके तीन काम है। इसका नाम क्या है, इसका मल्टीमीटर। इसकी मदद से आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी की मदद से करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी की मदद से रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज में इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है आपके पास मल्टीमीटर। जब आपने इसको एज ए वोल्ट मीटर बनाना होगा, तो देखो नीचे तीन नॉब्स हैं, ये लिखा हुआ है 10 एम्पियर डीसी। तो अगर आपने रेड वाली नॉब को इधर लगा दिया, उसका मतलब होगा अभी करंट मेजर कर रहा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। कितने एम्पियर तक का करंट, 10 एम्पियर तक का। लेकिन जब आप इसको वोल्ट मीटर बनाओगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिली एमीटर, देखो यहाँ पे रब हुआ हुआ है, छुप गया ये वोल्ट का साइन बना हुआ है, ओम का साइन बना हुआ है, और मिली एमीटर का। तो जब आप इससे छोटा करंट मेजर करना चाहोगे, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जा रहे हो, वोल्टेज मेजर करने के लिए जाओगे, तो रेड वाली नॉब आपको हमेशा यहाँ लगानी पड़ेगी। तीन नॉब्स होती है, ये और ये। बीच वाली होती है कॉमन की, इसकी होती है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जीरो। काली वाली नॉब हमेशा यहाँ लगेगी बीच में, यहाँ पे क्या लगेगी, जीरो वोल्टेज। काली ब्लैक वाली लगेगी, और रेड वाली यहाँ भी लग सकती है, रेड वाली यहाँ भी लग सकती है। जब आपको लार्ज करंट मेजर करना होगा तो यहाँ लगाएंगे, स्मॉल करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ लगाएंगे, राइट। अब ये देखो, और मैं इसको बड़ा करूँ अगर, तो तुमको एक चीज़ और नजर आएगी। अगर आप इस पैनल पे मूव करते हैं, ये जो वाइट से बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, और साथ में एक लाइन पड़ी हुई है, डॉटेड में लाइन पड़ी हुई है, इसका मतलब है डीसी वोल्टेज। क्या मतलब है आपके पास, डीसी वोल्टेज। अगर आपको नॉर्मली हम सेल इस्तेमाल करेंगे लैब के अंदर, अगर एक सेल गिवन होगा तो आपने अपनी नॉब, ये देखें नॉब है ये, उस नॉब को मूव करके कहाँ लेके आना होगा, तक ये इस तरह से मूव करते हुए आप कहाँ ले आओगे, यहाँ पे, अगर एक सेल है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको दो सेल देगा, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना बन जाएगा, 3 वोल्ट। तो ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, 2। तो 2 से ज़्यादा वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको अपनी नॉब को कहाँ सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 वोल्ट। ये रेंज है, 200 मिली एम्पियर मिली वोल्ट। अगर 200 मिली वोल्ट से बड़ा होगा तो 2 वोल्ट, उससे बड़ा होगा तो 20 वोल्ट, उससे बड़ा होगा तो 200 वोल्ट, उससे बड़ा होगा तो 600 वोल्ट। तो अगर आपने डीसी वोल्टेज मेजर करना है, तो आप अपना पैनल जो है वो वाइट वाला यूज़ करना। ये वाइट वाला पैनल जो होगा वो डीसी वोल्टेज बता रहा है। क्या बता रहा है आपके पास, डीसी वोल्टेज। ये पूरा का पूरा डीसी वोल्टेज बता रहा होगा। अगर आपको करंट मेजर करना है, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, ये जो ग्रीन वाली स्टेप है, राइट। 2 मिली एम्पियर, 220 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, और 10 एम्पियर।
10 एम्पेयर का भी इस्तेमाल कर दोगे लार्ज करंट। जब आपने अपनी नॉब को यहाँ की बजाय यहाँ लगाया, जब अपनी नॉब को यहाँ के बजाय यहाँ लगाओगे तो देखिए बताएगा 10 एम्पेयर, तो इसका मतलब वो नॉब यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आपके पास करंट की रेंज चेंज हो रही है तो आपने नॉब को चेंज करते जाओगे, इसको यहाँ रख दो तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। इस तरह से वोल्टेज चेंज हो करंट। ये करंट की रेंज है, ये वोल्टेज की रेंज है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर आपको एक रजिस्टर गिवन है एग्जाम में बोलते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो फिर आप अपने नॉब को मूव करोगे इस पैनल पे। अगर आप अपने नॉब को यहाँ प्लेस करते हो उसका मतलब होगा ये आपके पास 200 ओम्स तक के रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर 200 से बड़ी रेजिस्टेंस होगी तो मेजर नहीं होगा। अगर 400 होती तो यहाँ मेजर नहीं होती। फिर अपने नॉब को मूव करके ले जाते 2 किलो। 2 किलो का मतलब बनेगा 2000 ओम्स। क्या मतलब बनेगा 2000। 20 किलो ओम्स, 20 किलो 1000, तो 20,000। फिर आपके पास 200 किलो, फिर 2 मेगा। उसका मतलब होगा ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, ये पूरा का पूरा करंट के लिए इस्तेमाल होगा, और ये पूरा का पूरा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसको बोलते थे मल्टीमीटर। ये आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। अगर आपका टीवी वगैरह ख़राब होता है, इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर पे चेक करने के लिए, वो इसी से चेक कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीटर। क्या कहलाता है ये? मल्टीमीटर। आगे समझ में यहाँ तक? चलो इसकी तस्वीर खींच के मैं भेज रहा हूँ। और मेरी आज तबीयत भी सही नहीं है, बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, राइट। 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, आगे कुछ हो भी नहीं पाएगा। मल्टीमीटर का करा दिया था, मल्टीमीटर करा दिया था, बाकी उसके वॉच करा दिया था, वर्नियर कैलिपर करा दिया, स्टॉप वॉच भी करा दिया। ठीक है, बस रखते हैं क्लास यहीं तक बस। ओके जी, खुदा हाफिज़।